गुलाम क्यों हुए? हम अंग्रेजों के 250 साल गुलाम रहे। क्यों रहे? जब हम जात धर्म क्षेत्र के आधार पे बटे रहे तो अंग्रेज डटे रहे और हम गुलाम हो गए। लेकिन जब हम इन भेदभावों को भुलाकर और जब एकजुट हो गए तो इतनी बड़ी ताकत अंग्रेजों की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका अर्थ यह था कि अंग्रेजों का शासन विश्व के इतने सारे देशों पर था कि पढ़ने वाले छात्र जानते हैं, हमारे बैठे हुए विद्वान साथी जानते हैं कि अभी यहाँ पे भारत में दिन है तो अमेरिका में रात होगी, या जब अमेरिका में रात होगी तो यहाँ दिन हो जाएगा। तो ऐसे इतने सारे देशों में भारत ब्रिटिश शासन कर रहा था, लेकिन उस शक्ति को इस भारत के लोगों ने, बलिदानियों ने, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने चुनौती को स्वीकार करके और देश को उनकी गुलामी से मुक्त कराया। इस गुलामी की लड़ाई में जब आजादी के लिए हम सब संघर्ष कर रहे थे देशवासी, तो अंग्रेज अपनी चालों से बाज नहीं आए और वह हिंदू मुस्लिम उन लोगों ने भी किया और डिवाइड एंड रूल किया, और जिसका परिणाम अंततः जाके 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बन गया। जाते जाते ये काम कर ही गए वो। आज हम देखते हैं कि तमाम समाज के लोगों और राजनीतिक दलों में भी वो वही नीतियां चलती हैं। उन नीतियों के आधार पे ही आज भी समाज, राज्य और प्रशासन का संचालन चल रहा है। हमें सचेत होना होगा। आज भाई अपने नायकों के प्रति जो हमारी विनम्रता है, जो श्रद्धांजलि है, यह सरदार भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, अमृतसर के। जब 5 साल की अवस्था में इन्होंने अपने चाचा लाला हरदयाल सिंह के साथ खेतों में काम कर रहे थे, तो जब पौधे लगा रहे थे तो इनसे किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं बंदूक रोप रहा हूं। अर्थात क्रांतिकारी होने का, बलिदानी होने का कोई उम्र नहीं है। वो 5 वर्ष की आयु में ये सोच के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अंग्रेजों ने रौलट एक्ट ले आया। रौलट एक्ट का मतलब था काला कानून। काला कानून का मतलब था कि नो वकील नो दलील, आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, आपकी कोई वकील नहीं रहेगा, और जिसको जज चाहेगा, जहां चाहा जाएगा वहां से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब इस कानून का विरोध पंजाब के अमृतसर में हमारे देश के क्रांतिकारी साथियों ने करना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने अपने सेना के बदौलत, फोर्स के बदौलत, वो जलियांवाला बाग जो था उसमें एक गेट बंद करके एक गेट खुला छोड़कर अब गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उस गोलियां में शहीद हुए हमारे देश के क्रांतिकारियों को ही जब बात को भगत सिंह ने सुना तो वह पढ़ाई उस समय छोड़कर और वह जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के साथ राजनीतिक आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो। उसके बाद जब देखा उन्होंने कि 1920 में लाला हरदयाल जी जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों ने उनको पीड़ित और प्रताड़ित और जब लाठियों से मारा, तो उन्होंने उसी समय किसी ने कहा था कि अंग्रेजों के शासन की आखिरी कील साबित होगी। और उस अंग्रेज अधिकारी ब्रेनिस सैंडर्स को जो है कि इन लोगों ने हत्या की, और अंग्रेजों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कहा कि जब जरूरत हो तो तेज आवाज में बोला जाता है, और अंग्रेजों को आवाज सुनाने के लिए उन लोगों ने असेंबली में बम विस्फोट किया था। ये धाराएं चल रही थी उस समय भी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को चल रहे स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक धारा थी उदारवादी, जो चाहता था कि संघर्ष करो और अनुनय करो, विनय करो, इस आधार पे हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन भगत सिंह
सुखदेव और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद और लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां और अनेकों, आज अब मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूं, सभी क्रांतिकारियों को मेरा विनम्र श्रद्धांजलि है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम बल के आधार पर भी हम स्वतंत्रता ले सकते हैं, और उसी कड़ी के ये हमारे नायक बने जो अंग्रेजों को असेंबली में घुसकर और बम कांड करके और सुनाया कि सुनो, हम तुम्हारे ताकत से डरते नहीं, हम अपनी ताकत से तुम्हें इस भारत से भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। मैं पुनः यह समझ रहा हूं, अभी बहुत सारी बातें अपने महत्वपूर्ण वक्ताओं से मैंने सुना, मैंने सीखा। मैं ये देख रहा हूं कि कई बातें धारा के विपरीत भी, इधर उधर भी, आलोचनात्मक भी हुई। मैं वो बातें न कहते हुए इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे अंदर ये तो होना चाहिए कि जो बातें हम विदेश में बोलते हैं उसको हम देश में भी बोलें। जब हम विदेश जाते हैं तब हम कहते हैं ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। बुद्ध का देश है मतलब शांति का देश है। और शांति कायम करने के लिए जब प्रथम और द्वितीय विश्व हुआ करता था, तो उस समय, उसके बाद आजादी के बाद भारत जब गरीब, निर्धन, एकदम शिक्षा विहीन, आधारभूत संरचनाओं के विहीन प्राप्त हुआ, तो उस समय यह हुआ कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तब समाजवादी विचारधारा ही सामने थी कि यह देश सबका है, सबने लड़ा है, सबकी हिस्सेदारी है, सबको भाईचारे के साथ जोड़ के चला जाए। हम किसको पूंजीपति के सहारे छोड़ दें? पूंजीपति का तो सीधा एक से नारा है, लाभ पर आधारित। लाभ जहां है वहां पूंजीपति है। समाजवादी का मतलब है हित आधारित। हम सभी को जोड़कर चलेंगे, सबके दुख में सुख में हिस्सेदार बनकर चलेंगे। आज ये पूंजीवाद की ही परिणाम है। आज जो समस्याएं देश में हैं, ये पूंजीवाद का ही परिणाम है कि जब पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पहुंच गई। आप एबस्टीन फाइल की बात की जा रही है, यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं कि एबस्टीन फाइल क्या है। एबस्टीन फाइल वो है जिससे हमारे और आप पर टैक्स लगाकर, महंगाई बढ़ाकर हमसे आपसे करोड़ों अरबों रुपया वसूला गया, और उस पैसे से विदेशों में जाके अय्याशी की गई। और उस अय्याशी का जब पूरे विश्व में आज मीडिया के माध्यम से जब खुलासा हो रहा है, तो उस अय्याशी को छुपाने के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है कि अब ध्यान उधर चला जाए। इस सब के पीछे आपके ऊपर महंगाई, आपके परेशानियां, आपके ऊपर टैक्स, आपके ऊपर समस्याएं लादकर और अपने कुकर्मों का परिणाम ये भुगतने के लिए हम सबको छोड़ा जा रहा है। मित्रों, निश्चित रूप से बात अच्छी लग रही होगी, लेकिन आपका समय मैंने बहुत लिया। मैं पुनः इन क्रांतिकारी को कोट कोट नमन करते हुए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भाई दीपक यदुवंशी को पुनः उनकी जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हुए, इस तरह के कार्यक्रम में हम सबको बुलाए, हमको इस कार्यक्रम में उन्होंने अध्यक्षता दी, इसके लिए मैं उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये 3-3 घंटे से बैठे हुए इतना समय नहीं देते हैं। यह दीपक यदुवंशी और इनके बीचों की मधुरता का द्योतक है इन लोगों। और वास्तव में आज सोशल मीडिया ही हमको बता पा रही है कि वास्तव में सच क्या है, हो क्या रहा है, करना क्या है। अगर ये हम सोशल मीडिया को ये अधिकार इसको छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनेक बार रोक लगाने की बातें की गई, अगर वो रोक लग गई होती तो आज जिस स्वतंत्र भाव से सोशल मीडिया को हमारे साथी बैठे हुए लिख दे रहे हैं और पूरा देश और समाज जान जा रहा है, वो कब तक नहीं जान पाता। क्योंकि 66 में उसके लिए भी व्यवधान डालने के तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन इशारे के बाद भी हम सब एक हैं। हाँ, ये कुछ चुनौतियां आज छात्र, नौजवान, किसान की बात की जा रही है। छात्र के सामने भी समस्या है बेरोजगारी, किसान के सामने भी समस्या है उसकी निजी खेती की अच्छी उपज पैदा करने के लिए संसाधनों का अभाव। और जहां तक मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की बात करता हूं, आज हमारे देश की माताओं बहनों ने उसी तरीके के नौजवान पैदा करके और सीमाओं पे रक्षा के लिए रखा हुआ है। वो 40 डिग्री माइनस में भी और 48 डिग्री प्लस में भी सेवा करके देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनके बदौलत हम यहाँ राज कर रहे हैं, हम यहाँ अमन चैन में रह रहे हैं। उनके प्रति हमारी
प्रतिदिन ये ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वयं सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, उसको हम लोग सुरक्षा दें, वो हमको सुरक्षा दे रहे हैं। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। बहुत बहुत बधाई हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को, हमारे दीपक यदुवंशी के बुलावे पे कोने कोने से पधारे हुए सभी महानुभावों को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।